नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दर्शकों, आज पूरी दुनिया में विकास की होड़ लगी हुई है और इस विकास की होड़ में शांति भी कहीं ना कहीं सभी के लक्ष्य में शामिल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विज्ञान और विकास की, क्योंकि शांति और विकास में विज्ञान का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना न शांति संभव है, न विकास संभव है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद श्री शिशिर शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में। शुक्ला जी, सबसे पहले तो हम उस खास दिन की बात आपसे ज़रूर करेंगे जो साल में एक बार मनाया जाता है, ज़रूर मनाया जाता है, कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विज्ञान दिवस के बारे में। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, इस दिवस विशेष की शुरुआत 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वाधान में हुई थी। यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस संगठन के द्वारा इस दिवस विशेष की शुरुआत की गई थी। यद्यपि इसकी घोषणा 2001 में ही हो गई थी, लेकिन ये प्रथम जो हमारा दिवस आयोजित किया गया वो 10 नवंबर 2002 को आयोजित किया गया। अगर हम बात करें कि इस दिवस विशेष को मनाने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं, तो जैसा कि इसका नाम है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, तो विज्ञान का प्रयोग हम शांति के लिए कैसे कर सकते हैं और विकास के लिए कैसे कर सकते हैं, इन अवधारणाओं को जन जन तक पहुंचाना। जन जन, विश्व का जन जन इन चीज़ों से परिचित हो सके कि हम शांति और विकास के लिए विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हम अशांति की तरफ ना बढ़ें, हम विनाश की तरफ ना बढ़ें, ये हमारा मूल सिद्धांत है, मूल उद्देश्य है इस दिवस विशेष को मनाने के पीछे। साथ ही साथ जब हम इस अवधारणा पर चलेंगे, इस एक बड़े लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि शांति और विकास को लेकर हमें चलना है, तो जाहिर सी बात है हमारे समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियां भी आएंगी। उन चुनौतियों से हम सब कैसे निपटें, हमसे मतलब है एक व्यक्ति से लेकर एक राष्ट्र तक, व्यक्ति से लेकर राष्ट्र ही नहीं अपितु व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व तक, वो पूरा विश्व उन चुनौतियों से कैसे निपटे, इन चुनौतियों को हम कैसे सुलझाएं, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस विशेष का आयोजन यूनेस्को के तत्वाधान में 10 नवंबर 2002 से किया गया। जी सर, हर वर्ष कोई ना कोई थीम रखा जाता है इस दिवस विशेष के लिए, और अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो 2023 में इसके लिए थीम था विज्ञान में विश्वास। 2024 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है विज्ञान के लिए भी, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल की गई हैं इस वर्ष में। तो इस बार का थीम क्या रखा गया है? देखिए सर, इस बार का जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर, अर्थात वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। यहाँ पर देखिए दो शब्द आ रहे हैं, एक तो वैश्विक कल्याण, एक वैश्विक विज्ञान। तो वैश्विक कल्याण का अर्थ है कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण, जैसा कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो पूरे विश्व का कल्याण हो, प्रत्येक स्तर पर कल्याण हो, एक व्यक्ति से लेकर समाज, राष्ट्र, और फिर हम पूरे विश्व की बात करें और भी आगे बढ़ जाएं तो हम ब्रह्मांड की बात करें, प्रत्येक स्तर पर हम कल्याण की बात करें, तो ये अर्थ है वैश्विक कल्याण का। और वैश्विक विज्ञान की बात करें तो विश्व के स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर विज्ञान व्याप्त है। अगर हम गौर करें तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण, दिनचर्या की अगर हम बात कर लें तो हमारी दिनचर्या का प्रत्येक क्षण विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी क्षण ऐसा नहीं होता है कि हम विज्ञान से अलग हो पा रहे हों। सोने से लेकर जागने तक प्रत्येक क्षण हम विज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। हमारा जीवन ही विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान अर्थात संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है और विज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। ये हमारे इस वर्ष की थीम है 2024 की, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। विज्ञान जहाँ विकास की पहली ज़रूरत है, और विज्ञान का अर्थ ही है विशेष ज्ञान, विशेष तरह का ज्ञान, वहीं विनाश को भी विज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं आज भी पूरी दुनिया में हो रही हैं जो विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, और इनके पीछे भी विज्ञान है। क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, हम लोग बचपन से एक टाइटल पर चर्चा करते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और वो टाइटल है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, अगर हम इंडिपेंडेंटली विज्ञान को कहें तो वो ना तो वरदान है ना ही अभिशाप है, वो हमारे लिए प्रकृति का एक उपहार है। ठीक,
वरदान या अभिशाप का रूप उसे हम स्वयं देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हाल की घटनाओं पर जिक्र करें तो अभी लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर की मदद से जो है एक विस्फोट श्रृंखला हुई जी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। क्या है ये? कितनी उन्नत तकनीकी रही होगी कि इस घटना को अंजाम देने वाले ने दूर बैठकर, पेजर में और वॉकी टॉकी में विस्फोटक लगे हुए थे और ऐसी प्रोग्रामिंग की गई कि दूर बैठकर ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया जी। ऐसे कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ तकनीकी के बल पर। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस तकनीकी का गलत इस्तेमाल किया जी। तकनीकी का दुरुपयोग किया, तकनीकी को नकारात्मक पक्ष की ओर मोड़ दिया। तब विज्ञान जाहिर सी बात है विनाश का कारण बन जाएगा और वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। वहीं अगर हम अच्छे कार्यों के लिए, सकारात्मक उद्देश्यों के लिए विज्ञान का प्रयोग करें तो वही विज्ञान हमारे लिए एक वरदान बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा जी। आजकल बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं जी जी। और एक हालिया शोध ये कहता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चों में बहुत सारी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी। बच्चों के अंदर भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनमें अवसाद की शिकायत पाई जा रही है, चिंता की शिकायत पाई जा रही है, बात बात पर उनको गुस्सा आ रहा है, बात बात पर उनकी मानसिक स्थिति बदल रही है। ये सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने उस मोबाइल स्क्रीन पर आवश्यकता से अधिक समय दिया। जो मोबाइल स्क्रीन हमें इसलिए आविष्कार हुआ, इसलिए हमारे जीवन में आई कि हम उसका उपयोग अध्ययन के लिए करें अथवा अपनी आवश्यकताओं के लिए करें। कहने का मतलब हमें जिसे सीमित उपयोग करना था, उस मोबाइल स्क्रीन को बच्चे वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और भी अनावश्यक चीजों में उपयोग कर रहे हैं। जी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका अगर हम सीमा से ज्यादा उपयोग करें तो फिर वो अनावश्यक हो जाती हैं। सीमा से कम उपयोग करें, एक सीमित उपयोग करें तो वो हमारे लिए आवश्यक है। तो कहने का मतलब अगर हम अनावश्यक उपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा और हम सीमा में रह के उपयोग करेंगे तो वही विज्ञान हमारे लिए वरदान बन जाएगा। शिशिर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ज़माना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जाती है और आज के इस दौर में विज्ञान वाकई में एक बहुत बड़ा हथियार है मनुष्य के हाथ में। एआई को आप किस तरह देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ, किस तरह, कितनी सहायक है और इसके क्या दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं? देखिए, एआई की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो कृत्रिम का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो प्राकृतिक नहीं है जी। हमारे शरीर में ईश्वर ने जो बुद्धिमत्ता दी है वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। वो बुद्धिमत्ता ऐसी है कि उसको हमने नहीं बनाया, वो ईश्वर ने हमको एक उपहार के रूप में दी है। जी। हमने क्या किया, जैसे जैसे विज्ञान उन्नत दशा की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे तकनीकी भी अपने उन्नति के नए आयामों को छूती गई। तो प्रयास ये हुआ कि एक मशीन में बुद्धिमत्ता डालने का प्रयास किया जाए। बुद्धिमत्ता से अर्थ है मशीन में इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए कि मशीन उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाए जो मनुष्य के द्वारा संपादित किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी उस मशीन की सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि मशीन, अच्छी बात है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, निस्संदेह प्रगति हो रही है जी। जैसे कि अभी हम हाल के उदाहरण दें तो केरल में अभी हमको भारत की पहली एआई शिक्षिका मिली है जिसका नाम है आइरिस। इसी तरह से एआई एंकर भी, सना शायद नाम है उसका, वो हमें उपलब्ध हुई है। कहने का मतलब जो कार्य मानव के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त रोबोटों के द्वारा भी संपादित किए जाने लगे हैं। अगर एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, लाभ से आशय है कि उदाहरणार्थ हमारा किसी भी कार्य में समय बच रहा है, तो अगर हम उस समय को बचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करें तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए लाभप्रद है। जैसे हमें किसी विषय की जानकारी चाहिए और उस विषय पर हम बहुत सारा साहित्य, बहुत सारी पुस्तकें खंगालने में हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम ये सब कर पाएं, तो होगा क्या, हमारे पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बहुत सारे चैटबॉट्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। उन एप्लीकेशंस की मदद से, जैसे उदाहरण के लिए अभी हाल का एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। जी। चैट जीपीटी की खासियत यह है कि हम किसी भी टॉपिक के विषय में टॉपिक डाल दें और उस विषय में हमें क्या जानकारी चाहिए, वो जानकारी हमको वो लघु से लेके विस्तृत रूप में उपलब्ध करा सकता है। कहने का मतलब हमें क्षण भर में जो जानकारी हम चाह रहे थे वो जानकारी अधिक से अधिक मिल गई। तो ये तो सकारात्मक पक्ष हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। जी।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अभी हाल में ही एक तकनीक जो है जिसका दुरुपयोग हुआ, जिसको हम कहते हैं डीप फेक। डीप फेक की मदद से क्या किया गया कि चेहरा किसी का है, ऑडियो किसी का है, वीडियो किसी का है जी। ये मिक्सिंग करके जो है किसी को बदनाम किया जाना, ये एक दुरुपयोग हो गया। अगर हम बात करें तो ये दुरुपयोग हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, कि हमने डीप फेक तकनीक का यूज किया, जिसमें हमने चेहरा किसी का लगा दिया, ऑडियो किसी का लगा दिया और वीडियो किसी का लगा दिया। तब ऐसी स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। कहने का मतलब, अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो हम सकारात्मक और सृजनात्मक दिशा में बढ़ेंगे तो सदुपयोग है, वो हमारे लिए वरदान है, तकनीकी हो या विज्ञान हो। अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में वो हमारे लिए अभिशाप है। बिल्कुल। चूंकि आज जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित होना ही चाहिए और है भी जी। जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ी वजह है, ऐसा कहा जाता है। विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा शोध का विषय बन गया है। क्या कहता है आज का विज्ञान? जलवायु परिवर्तन के पीछे कौन सी चीज़ें हैं? क्या ये विज्ञान और विकास की होड़ में ही जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं या कुछ और वजह है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जलवायु परिवर्तन आज की ज्वलंततम समस्याओं में से एक है। अगर हम समाचार पत्रों का अवलोकन करें, मैं प्रतिदिन 4-5 समाचार पत्र लेता हूं और अवलोकन जब करता हूं तो प्रत्येक दिन मुझे किसी न किसी समाचार पत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित खबर मिल जाती है जी। और वो खबर किस तरह की होती है मैं बताऊं। उदाहरणार्थ, 23 जुलाई अभी तक का सबसे गर्म दिन रहा जी। अगले 10 वर्षों में अथवा अगले 50 वर्षों में विश्व का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। महासागरों में प्लास्टिक जमा हो रहा है, प्लास्टिक का ढेर लग रहा है। इस तरह की समस्याएं, इस तरह के उदाहरण हमें समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा अन्य चीजों के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से बराबर मिलते रहते हैं और वो जलवायु परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं। वास्तव में जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ? ये लंबे समय की मानव गतिविधियों का एक दुष्परिणाम है जी। हमारी गतिविधियां कौन सी? हमारी वे गतिविधियां जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए की। हमारा, अगर हम बहुत पहले मतलब वैदिक काल पे या अपनी प्राचीन सभ्यताओं पर जाएं तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति को ईश्वर का रूप माना जाता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज मानव के हाथ में जब से तकनीकी और विज्ञान आ गया, मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास आरंभ कर दिया जी। वो जल्द से जल्द और बड़ी तीव्रता के साथ प्रकृति को हरा देना चाहता है। प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हुए किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण वो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए उसने क्या किया? पेड़ों को काटा, अधिक से अधिक पेड़ों को काटा। पेड़ों को काटने से क्या हुआ? पेड़ों का जो जलवायु के प्रति सकारात्मक योगदान था वो योगदान बंद हो गया। पेड़ों का योगदान क्या था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते और ऑक्सीजन को जो है वातावरण को प्रदान करते थे। अब पेड़ काट देने से क्या हुआ कि हमारी वो सभी प्रक्रियाएं जो हमें जलवायु परिवर्तन को एक अच्छे स्तर पर मेंटेन रखने में सहायक थी, वो सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई। अब आजकल तकनीकी का एक इस्तेमाल देखिए। पहले पेड़ काटने में बड़ी मेहनत लगती थी। मैं अभी जहां रहता हूं मैं बताऊं कि रोड पर पेड़ काटने की मशीन चल रही, एक झटके में पेड़ काट दे रहे हैं जी। क्या है ये? तकनीक है, लेकिन तकनीक का दुरुपयोग है, तकनीक का एक बुरा इस्तेमाल है। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वैश्विक तापन जैसी समस्या जो आज एक गंभीरतम रूप ले चुकी है, पूरे विश्व के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है, वो हमारी ही गतिविधियों का परिणाम है, हमारी गतिविधियों का दुष्परिणाम है। मैं 4 पंक्तियां इस पर कहना चाहूंगा। निश्चित ही। जो मैंने मानव स्वार्थ पर लिखी है, मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उस पर लिखी है। स्वागत है। काट कर जिंदा दरख्ते आशियाना ढूंढते हैं, काट कर जिंदा दरख्ते आशियाना ढूंढते हैं, चीर कर धरती को हम माटी में दाना ढूंढते हैं, चीर कर धरती को हम माटी में दाना ढूंढते हैं। यूं बने खुदगर्ज हम इतने हमें अभिमान है, यूं बने खुदगर्ज हम इतने हमें अभिमान है, दर्द से उठती धरा की चीख से अनजान है, दर्द से उठती धरा की चीख से अनजान है। और ध्यान दीजिएगा, खुद मचाकर शोर हम, खुद मचाकर शोर हम सुंदर तराना ढूंढते हैं, खुद मचाकर शोर हम सुंदर तराना ढूंढते हैं, काट कर जिंदा दरख्ते आशियाना ढूंढते हैं, चीर कर धरती को हम माटी में दाना ढूंढते हैं जी। हम धरती को चीर भी रहे हैं और फिर ये भी चाह रहे हैं कि उसमें से हमें अनाज का दाना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, उन पे हम कॉलोनी बना दे रहे हैं,
हमारी एक अभिलाषाओं की कोई सीमा ही नहीं रह गई है, हमारी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं रह गई है। हम चाह रहे हैं कि खेत जो है कॉलोनी बन जाए, फिर भी हम उस जमीन से ये इच्छा करते हैं कि वो हमें दाना दे, हमारा भरण पोषण करे। कैसे संभव है? जब हम उसको माता मानने को तैयार नहीं है तो हम उसके पुत्र कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये व्यक्ति से लेकर राष्ट्र के स्तर तक, विश्व के स्तर तक विचार करने की जरूरत है कि जब हम प्रकृति को माता मानने को तैयार नहीं है तो हम प्रकृति से ये अपेक्षा कैसे करते हैं कि वो अपने बच्चे की तरह हमारा पालन पोषण करे। अगर हमें मानव सभ्यता को जीवित रखना है तो निश्चित ही जो आपने बातें बताई हैं या जो विज्ञान का दुरुपयोग होने से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उनको नियंत्रित करना होगा। एक तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है तो वहीं आजकल हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं जी। स्वच्छ ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किस तरह की ऊर्जा और कैसे प्रयोग हो? क्योंकि विज्ञान के प्रयोग के लिए जो पहली आवश्यकता है वो ऊर्जा, एनर्जी है। देखिए, दूसरा भी ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये के संदर्भ में। देखिए, ऊर्जा अगर बिल्कुल आधारभूत बात करें, मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब वो ऊर्जा अनेक रूपों में हमारी सहायता करती है, अनेक रूपों में हमारे लिए उपलब्ध है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, बिजली, ध्वनि इत्यादि। हमारे दैनिक जीवन के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर हम गौर करें तो अधिकतर ऊर्जा हमें विद्युत के रूप में जरूरत पड़ती है जी। हमारे दैनिक कार्यों की बात करें, पूरे 24 घंटे की दिनचर्या की बात करें, या हम उद्योगों की बात करें और भी बहुत सारी चीजों की बात करें, तो हमें अधिकांश ऊर्जा बिजली के रूप में जरूरत पड़ती है जी। अब ये बिजली हम अधिकांश कहां से बना रहे हैं? बिजली हम बना रहे हैं कोयले से। मतलब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्थान है, उसका हम प्रयोग करके बिजली बना रहे हैं, ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं जी। ऊर्जा उत्पादन की इस विधि में हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति को कितना नुकसान कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें और भी बहुत सारी गैसें जो वातावरण को गर्म कर रही हैं और अल्टीमेटली जो है ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम दे रही हैं, वो इस जीवाश्म ईंधन के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से निकलती हैं। इसका एक विकल्प जो कि बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जी। और फिर मैं कहूंगा कि हम प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति पर अगर हम आज भी प्रकृति पर आश्रित हो जाएं, प्रकृति को माता मान लें, तो आज भी हमारे सामने किसी भी तरह की पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी। अब कैसे इस समस्या का समाधान अगर हम विचार करें, देखिए, सूर्य ऊर्जा का एक अनवरत स्रोत है जी। सूर्य की आयु की बात करें तो वो अरबों वर्षों में है, मतलब अभी उसको अरबों वर्ष हैं, वो हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देता रहेगा। अरबों वर्ष के बाद क्या होगा, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता अभी नहीं है, वो एक अलग विषय आ जाता है, अलग क्षेत्र का। लेकिन अरबों वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा देने में सक्षम है। सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, किसी तरह की कोई कीमत हमें उसके लिए नहीं चुकानी होती है। कैसे? सूर्य की ऊर्जा को आज तकनीकी इतनी उन्नत दशा में पहुंच चुकी है कि सौर ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी तरह की कोई पर्यावरण क्षति नहीं करती है। अगर हम वहीं दूसरी तरफ ताप विद्युत की बात कर लें, कोयले से बनाने वाली बिजली की बात कर लें, तो उन सभी में पर्यावरण को एक अच्छा खासा अपशिष्ट मिलता है। वो भले ही गैसों के रूप में हो, वो भले ही जल मतलब द्रव के रूप में हो, ठोस के रूप में हो, बहुत सारे रूपों में जो है अपशिष्ट मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो कि वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है और उनकी उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है परंपरागत स्रोतों पर ऊर्जा के लिए हमारी निर्भरता। हम जिस दिन से स्वच्छ ऊर्जा पर पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाएंगे, उदाहरण के लिए हम जो हमारे वाहन हैं वो हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, हम अपने घर पर बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, तो कुल मिलाकर जब हम सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे तो निश्चित ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हम एक मदद कर पाएंगे। और जब एक व्यक्ति मदद करेगा तो धीरे धीरे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से संरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और ये जिम्मेदारी प्रत्येक मानव की है, पूरी दुनिया की है, पूरे समाज की है, क्योंकि हमें ऊर्जा के अपव्यय को रोकना है। दूसरी तरफ हमें जो बहुत शिद्दत से जिसके लिए काम करना है वो ये है कि जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण पर भी हम नियंत्रण पा सकें, ऐसी सोच हमें रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक दौर होता था, बचपन की अगर याद करें तो आसमान में टिमटिमाते तारे आसानी से देखे जा सकते थे और बड़ा सुहावना लगता था उस समय उन तारों को देख करके। आज वो ढूंढे नहीं मिलता। इसके पीछे हम क्या वजह माने, कहाँ खड़े हैं हम, क्या चीज़ खो रहे हैं आखिर?
देखिए, जैसा कि हम बचपन या बहुत पहले की बात करें तो आकाश को जब हम निहारते थे तो बड़े स्पष्ट तारे दिखते थे, अंधकार और अंधकार में टिमटिमाते हुए तारे जी बल्कि तारों के साथ साथ एक सफेद पट्टी दिखती थी जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। जी। आज अगर हम गौर करें तो ना तो तारे ही उतने स्पष्ट दिखते हैं और वो मिल्की वे तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। इसका कारण क्या है? ये प्रदूषण का एक नवीनतम रूप है। इसको हम कहते हैं प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण का सीधा सा अर्थ है प्रकाश की वजह से प्रदूषण। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन हमने उस ऊर्जा को इस हद तक इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि वो प्रदूषण का कारण बन गई। अब कैसे? अगर हम प्राकृतिक प्रकाश की बात करें तो प्राकृतिक प्रकाश तो केवल एक है, वो है सूर्य का प्रकाश। जी। किसी भी तारे का प्रकाश जो है वो प्राकृतिक प्रकाश होता है, लेकिन हमने उसकी मदद से और अपनी तकनीकी के बल पर लाइट्स के इतने सोर्स हमने इजाद कर लिए हैं, इतने सोर्स हमने खोज लिए हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप शहरों पे गौर करें तो गलियों में, सड़कों पर कितनी लाइट्स यूज़ की जा रही हैं, एक सीमा से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा प्रकाश का हम उपयोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, वो प्रकाश परावर्तित होकर आकाश पे पहुंचता है। जब आकाश तक वो पहुंचा तो उसने किया क्या कि आकाश का जो प्राकृतिक अंधकार था, एक नेचुरल डार्कनेस जो थी, उस डार्कनेस को ढक लिया। अब उस डार्कनेस को जब उसने ढक लिया तो जाहिर सी बात है जो आकाशीय पिंड हमें नंगी आंखों से दिखाई देते थे वो अब हमें उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी मैंने अपने संस्थान में एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान से वैज्ञानिक टेलीस्कोप लेकर आए हुए थे। जी। टेलीस्कोप लेकर जब वो आकाशीय पिंडों को देखने का प्रयास कर रहे थे तो उनका कहना था कि जितनी स्पष्टता के साथ हम पहले पिंडों को देख सकते थे, आज हम टेलीस्कोप जो कि हाई पावर का है, हाई रिजॉल्विंग पावर का है, उसकी मदद से भी आज हम उन आकाशीय पिंडों को नहीं देख सकते। क्या कारण है? जी। कारण सिर्फ इतना है कि प्रकाश की जो चकाचौंध है, वो एक परत है उन आकाशीय पिंडों और हमारी आंखों के बीच। वो एक परत जमा हो गई है, जो परत उन आकाशीय पिंडों को हमारे तक, उनकी छवि, उनसे आने वाली किरण को हमारे तक आने से रोक देती है और हम उनको स्पष्ट नहीं देख सकते। आकाश गंगा को हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रात्रि की जो प्राकृतिक अंधेरा था, नेचुरल डार्कनेस थी, उस नेचुरल डार्कनेस को कृत्रिम प्रकाश की सहायता से नष्ट कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही एक कहना चाहिए ऐसा सिद्धांत है, प्रकृति में जो भी है ना तो उसे खत्म कर सकते हैं हम, ना कुछ नया पैदा कर सकते हैं, बस रूप परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रदूषण और अपव्यय ऊर्जा का, विज्ञान का हुआ है, उसने निश्चित ही बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। किस तरह की सीमाएं अपेक्षित हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सीमाओं की अगर हम बात करें तो सीमाएं हम तकनीकी पर तो लगा नहीं सकते, ना ही विज्ञान पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर सीमाएं आरोपित कर देंगे तो हमारा विकास बाधित होगा। निश्चित ही सीमाएं हमें लगानी है अपने लोभ पर, अपने लालच पर, अपनी अपेक्षाओं पर, अपने ऐसे इरादों पर जो प्रकृति को विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे इरादों पर हमें सीमाएं लगानी है। अपनी उन गतिविधियों पर सीमाएं लगानी है जो प्रकृति का नाश करती हैं, पर्यावरण का नाश करती हैं। निस्संदेह अगर हम उन पर सीमाएं लगा दें, उन पर सीमाएं आरोपित कर दें और हम एक संतुलित ढंग से तकनीकी का उपयोग करें तो निस्संदेह हम शांति और विकास की ओर बढ़ चलेंगे और विज्ञान हमारा शांति और विकास में पूर्णतया सहायक होगा। बिल्कुल हमें ये प्रयास करना होगा कि हम विज्ञान का जो उपयोग करें वो विकास के लिए करें, शांति की स्थापना के लिए करें। शिशिर शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विकास और विज्ञान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।